गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे वैदिक कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक संगठन एवं मनोरंजन के साधन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वैदिक कालीन शासन व्यवस्था में। वैदिक कालीन शासन व्यवस्था में शासक को राजन कहा जाता था और यह राजन अपने कबीले का मुखिया या सरदार होता था, जो समिति, सभा एवं विदत नामक 3 संस्थाओं के माध्यम से अपने कबीले पर शासन करता था। राजा निरंकुश नहीं था, उसके ऊपर सभा, समिति, विदत एवं पुरोहितों का नियंत्रण होता था। उसके अतिरिक्त उस पर अपने कबीले के सदस्यों का भी नियंत्रण होता था। तो इस पर चर्चा करने के पहले हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि सभा क्या थी, समिति क्या थी और विदत क्या था। सबसे पहले सभा की चर्चा करते हैं। सभा कबीले के बड़े बुजुर्गों की संस्था थी। सभा में कबीले के बड़े बुजुर्ग थे, मतलब जो काफ़ी एजेड लोग रहते थे वो इसके मेंबर होते थे। शायद इसमें स्त्रियों को भी जगह मिली हुई थी, इसमें उस समय की महिलाओं को भी जगह मिली हुई थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा संदेह है, लेकिन संभावना व्यक्त की गई है। अब हम समिति पर चर्चा करेंगे। समिति जो था वह कबीले का आम संगठन था। आम संगठन मतलब कि कबीले के सभी मेंबर, सभी लोग इसके सदस्य होते थे और इसमें वर्जनाएं बहुत कम थी। अब इसके बाद हम विदत की चर्चा करेंगे। विदत क्या है? शायद राजन की सत्ता पर विदत नाम की एक और भी संस्था का अंकुश होता था, लेकिन उसकी राजनीतिक भूमिका या पॉलिटिकल रोल के बारे में हमें ठीक पता नहीं है। विदत नामक एक संस्था का और उल्लेख हुआ है, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल रोल है उसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम नहीं है। बस हम अनुमान लगाते हैं इसके बारे में। यह भी सभा एवं समिति की तरह राजा पर अंकुश करती थी। अब इसके बाद हम करें ये बात कुछ पदाधिकारियों की। तो जब सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था वह पुरोहित था। यह पुरोहित कबीले का एक तरह से परामर्शदाता था। ये राजा को धार्मिक मामलों में परामर्श देता था और इसका राजा के ऊपर विशेष नियंत्रण होता था। राजा के ऊपर इसका काफ़ी नियंत्रण होता था, क्योंकि राजा जो है, राजा या राजन, यह अपने सभी कार्यों के लिए पुरोहित से परामर्श करता था और बहुत सारे मामलों में, खास करके धार्मिक मामलों में, वह उसके ऊपर निर्भर था। इसलिए उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका शासन व्यवस्था में थी। अब जो हम चर्चा करेंगे जिसकी, वो है सेनानी की बात करेंगे। सेनानी जिसे आज सेनापति कहते हैं, उस समय सेनानी होता था। तो देखिए, आर्यों के पास कोई नियमित सेना नहीं थी। आर्यों के पास कोई नियमित सेना नहीं थी, ऐसी कोई सेना नहीं थी जिसको कि हमेशा रखा जा सके। इन्हें तुरंत मौके पर ही भर्ती कर लिया जाता था और इसके अधिकांश लोग उस कबीले के मेंबर होते थे जिसका ये राजा या राजन शासन करता था। जिसका सेनानी नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख हुआ है, लेकिन अस्थायी सेना के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। उस समय लगता है कि इतना अधिशेष नहीं था, अन्न का उत्पादन इतना नहीं था, टैक्स इतना नहीं मिल सकता था, जिसकी वजह से राजा एक अस्थायी सेना रख पाता। तो उसने अस्थायी सेना रखने के प्रयास किए। ऋग्वेद में कोई आधे दर्जन राज्याधिकारियों का उल्लेख हुआ है। उनमें प्रधान रानी, जिसको राजमहिषी भी कहते हैं, प्रधान रानी या राजमहिषी, जिसे महिषी कहा जाता था, और रथी शामिल था। रथी मतलब कि जो रथ पर सवार होने वाला सैनिक था उसको रथी बोलते थे। रथी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि समकालीन परिवेश में घोड़े और रथ खास अहमियत रखते थे। उस समय घोड़े और रथ बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि युद्धों में घोड़े एवं रथों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए रथी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था राजा के लिए। अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक संगठन में। तो ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक संगठन है वो चूंकि कबीला था, तो इस कबीले में भी श्रम विभाजन था। समाज मूलतः 4 वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। पूर्वकालीन आर्य सामाजिक संगठन मूलतः कबायली था, जिसका आधार परिवार थी। जिसका जो आधार था सामाजिक संगठन का, वो परिवार थी और परिवार मिलकर के पूरा कबीला बनता था और कबीले को मिलकर के एक
जन बनता था और जन से जनपद बनता था। इसकी हम चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में जन एवं विष शब्द बार बार आया है। ऋग्वेद में जन एवं विष शब्द बार बार आए हैं। जन में कई विष शामिल होते थे। जो जन होता था उसमें कई विष शामिल होते थे और जनपद में कई जन शामिल होते थे। जन से पूरे कबीले का बोध होता था। जन मतलब पूरा कबीला, उसके सभी मेंबर उसके सदस्य होते थे। विष से कुल का बोध होता है। जो विष है उससे कुल का बोध होता है। आर्य कबायली समाज की बुनियादी इकाई पितृसत्तात्मक परिवार था, जिसे कुल कहा जाता था। जो आर्य था, आर्य लोग थे, मतलब इनका जो समाज था कबायली समाज था वो, और उस कबायली समाज में जो परिवार का वरिष्ठ व्यक्ति होता था वही उसका मुखिया होता था, जिसे उस समय कुलप कहा जाता था। कुलप मतलब कुल का संरक्षक, कुल की रक्षा करने वाला या कुल का संरक्षक। परिवार के पितृसत्तात्मक स्वरूप के बाद ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति परवर्ती कालों की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। अगर हम स्त्रियों की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो ऋग्वैदिक काल में यह बाद के समय के, मतलब उत्तर वैदिक काल और उसके बाद के समय की स्थिति से, बल्कि आज की स्थिति से भी बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी स्थिति थी, क्योंकि वे ऋचाओं की रचना कर सकती थी। उन्हें मंत्रों की रचना का अधिकार था। वे अपने पतियों के साथ यज्ञों में भाग ले सकती थीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने रचना भी किया है तथा वह अविवाहित रह करके ऋचाओं की रचना या मंत्रों की रचना भी कर सकती थीं। ऐसा ही एक विश्ववरा और अपाला जैसी अविवाहिता स्त्रियों ने स्वयं ही यज्ञ किया था। मतलब उस समय विवाहिता होकर के स्त्रियां भी जनेऊ धारण करके यज्ञ कर सकती थीं। तो इस हिसाब से हम कहें तो उस समय के समाज में स्त्रियों को ज़्यादा स्वतंत्रता थी। और भी बहुत सारे प्रमाण मिले हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय के समाज में स्त्रियों को स्वतंत्रता थी। कुछ स्त्रियों को ऋग्वैदिक स्तोत्र की रचना का भी श्रेय दिया जाता है, जिसमें अपाला, घोषा, विश्ववारा, उसके बाद फिर और भी लोग हैं। अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था की। ऋग्वेद के संपूर्ण समय में चारों श्रेणियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र स्पष्ट रूप से विद्यमान थे। ऋग्वेद के शुरू से लेकर के अंतिम समय तक, जब तक उसकी रचना हुई है, उसमें ये चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र शुरू से ही विद्यमान है। लेकिन वो जाति के रूप में नहीं थे, बल्कि वे एक श्रम विभाजन था कि जो लड़ने भिड़ने में तेज था, जिसके शरीर ज़्यादा मजबूत थी, युद्ध विद्या में जो पारंगत था वो क्षत्रिय हो गया, जो पढ़ने पढ़ाने का काम करता था वो ब्राह्मण हो गया, और जो रोजगार की व्यवस्था करता था, मतलब धन की व्यवस्था करता था, वित्तीय लेन देन से इसका संबंध था, व्यापार बिजनेस से, वो वैश्य हो गया। और जो और लोग थे, मतलब जो